दोस्तों नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का ये जो वीडियो है वो सिर्फ व्लॉग ऐसा कुछ नहीं है, पर ये जो मैं पूरी अपनी ट्रिप करके आया उसके बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि किस तरह से पूरा प्लान किया, हम कैसे जाए और इतने दिन में इतना सारा घूम के आए, वो कैसे किस तरह से किया। तो मैंने सोचा कि हर एक को पर्सनली जवाब देना और वो जस्टिस करना जवाब में वो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने ये पूरा वीडियो उसके हिसाब से ही बनाने का निर्णय किया कि वीडियो बनाता हूँ मैंने किस तरह से प्लान किया और आप किस तरह से कर सकते हैं। तो वो इस वीडियो में बात करूँगा, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, बहुत ज़्यादा कुछ इधर उधर की बात नहीं करूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो दोस्तों मैंने ये डिसाइड किया कि साल में एक बार तो हिमालय जाना ही है। तो ये साल तो पूरा निकल गया, पिछले साल हम लोग गए थे 4 धाम यात्रा पर इस बार पूरा साल इस तरह से ही वहाँ छोटी मोटी ट्रिप्स की हमने, पर जो हिमालय की बात है, पर्वत की बात है, माउंटेन्स की बात है, वो उसकी बात कुछ अलग है। तो ये साल पूरा उसमें नहीं जा पाए, तो फिर हमने अक्टूबर आते आते निर्णय किया कि अभी कुछ जाना चाहिए, अभी जा रहा है, और वो अंदर से भी एक इच्छा थी कि जाएंगे कहीं पे। तो सबसे पहली जो मन में इच्छा थी वो लेह लद्दाख की थी, पर लेह लद्दाख 2 हफ्तों के लिए जाना और इस सीज़न में जाना है, अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा थोड़ी ठंड बढ़ जाती है और कितनी चीज़ें बंद हो जाती है, तो उसका मतलब ज़्यादा बनता नहीं है। एक बार जाए तो पूरा सब जगह पे आप कवर कर पाए, उस तरह से जाए तो अच्छा है। दूसरी बार जाए तो फिर आप शांति के लिए भी जा सकते हैं। तो ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक की बात है। हमने डिसाइड किया कि हम कहीं पे जाएंगे, तो सबसे पहले हिमालयी रीजन में ही जाना था, तो लेह लद्दाख तो कैंसिल हुआ क्योंकि इस वजह से। तो हमने सोचा कि एक बार ऋषिकेश देहरादून जाते हैं, और फिर वहाँ से बहुत सारे ट्रैक्स है, जोशीमठ औली में है, केदारकंठा है, ये सब बहुत सारे ट्रैक्स है। तो एक बार वहाँ पर पहुँचते और फिर वहाँ से डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो फ़्लाइट्स की रेट्स वगैरह देखना शुरू किया कि अक्टूबर के एंड में, नवंबर के फर्स्ट वीक में क्या प्राइजेज़ वगैरह है मुंबई से देहरादून की। तो 10,000, 11,000, 15,000 तक की थी, जो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब 5-6 हज़ार तक जनरली होता है, अगर आप बहुत जल्दी करवाते तो 4-5 हज़ार में भी आपको मिल जाता है। पर ये 11, 12, 15 हज़ार की बात थी, तो मैंने सोचा कि इतना सारा इसमें डालने का मतलब नहीं है। और क्या कर सकते हैं, थोड़ा रूट चेंज कर सकते हैं, ऋषिकेश नहीं जाए तो और कहाँ पे जा सकते हैं। तो पिछले साल हमने ये काशी कॉरिडोर वगैरह की बात सुनी थी, तो हमारे दिमाग में था कि क्यों ना दिवाली न्यू ईयर के आसपास काशी में जाए, वाराणसी में जाए। पर अभी काशी कॉरिडोर का काम तो अभी फ़िलहाल चालू है, और आई थिंक 50-70% तक ही ख़त्म हुआ है अभी, और एक आध साल तो लग जाएगा। पर दिमाग में था कि वाराणसी जाते हैं, वाराणसी से शुरू करते हैं, तो ये दिमाग में था। और फिर हमने सब देखा, फ़्लाइट्स की रेट्स वगैरह देखा, पहले ट्रेन देखी कि ट्रेन का कितना है, मतलब कितने आवर्स में पहुंचती है। तो ट्रेन में पूरा एक दिन मुंबई से चला जाता है, तो फिर मैंने सोचा कि वो नहीं करते, फ़्लाइट्स का ही देखते हैं। तो फ़्लाइट्स का आई थिंक अराउंड 5,000 के आसपास था, 5,000 के आसपास था, और आप एक दो घंटे में वहाँ पर पहुँच सकते। तो वाराणसी तो था, पर दिमाग में ये भी था कि अयोध्या की बहुत सारी बातें चल रही थी। लास्ट ईयर भी अयोध्या में बहुत सारे दीप प्रज्वलित किए थे और पूरा लेज़र शो वगैरह किया था, तो वो दिमाग में भी था। और दीपावली का मतलब ही अयोध्या और भगवान राम से जुड़ा है। तो हमने सोचा कि दिवाली के दिन अयोध्या में रहेंगे, तो ये हमने एक सेंटर पॉइंट हमारा तय किया कि दिवाली के दिन अयोध्या में रहना है। तो दिवाली 4 नवंबर को थी, तो वो हमने सोचा कि 4 नवंबर को अयोध्या पहुंचना है, तो उसके पहले वाराणसी से शुरू करते हैं। और पहले डिसाइड किया कि अयोध्या जाना है, वाराणसी जाना है, और आजू बाजू और क्या क्या है हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ, जहाँ पे हम जा सके लाइफ, वंस इन अ लाइफ टाइम। तो गया, प्रयागराज, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर भी था, कुशीनगर भी सोचा हमने जाने के लिए, मथुरा, वृंदावन, ये सब दिमाग में था कि यूपी का पूरा रीजन पड़ता है। तो अभी यूपी से शुरू किया है, तो यूपी के आजू बाजू, बिहार के आजू बाजू जो भी है, जितना भी है, कम से कम समय में जा पाए, तो उस तरह से डिसाइड किया।
और फिर वाराणसी की पहले फ़्लाइट, सबसे पहली वाराणसी की फ़्लाइट बुक की 31 अक्टूबर की कि सुबह से मुंबई से बैठेंगे और 2 घंटे में वाराणसी 11 बजे सुबह। तो अभी 4 नवंबर तक का हमारे पास समय था, अयोध्या पहुंचना था 4 और थी 31, 1, 2 और 3, 4 दिन हमारे पास थे। और वाराणसी में तो जितना रहे उतना कम है, पर हमने 2 से 3 दिन वाराणसी के लिए रखे। सारनाथ भी था, तो वाराणसी 2 दिन और 1 दिन सारनाथ घूमेंगे, इस तरह से डिसाइड किया। और 1 दिन जो बचा था उसमें हमने गया, बोधि गया के लिए रखा कि वाराणसी से जाएंगे गया। तो ये वाराणसी गया की बात हुई और फिर हम अयोध्या पहुंचेंगे, इस तरह से हमने दिमाग में रखा। अभी ये मैंने किस तरह से किया, दिमाग में आते जाता था और साथ में मैं IRCTC रेल कनेक्टिविटी और बस दोनों को साथ में लेकर चल रहा था, क्योंकि वो नए रीजन है, मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ट्रैवलिंग मोड क्या होगा, किस तरह से ट्रैवल करेंगे, क्योंकि सब नई जगह है। तो सबसे पहला मैं वाराणसी जाने वाला था, तो वो फ्लाइट से है। फिर वाराणसी से गया कैसे जाएंगे, तो वाराणसी के गया से के लिए रेलवे उस समय अवेलेबल नहीं थी जिस समय पर मुझे जाना था, सब ऑलरेडी बुक था और तत्काल वगैरह के लिए रुक नहीं सकते अगर आपको इस तरह से जाना है तो फिर हमने बस बुक की वाराणसी से गया की, और गया से अयोध्या के लिए हमें ट्रेन मिल गई। गया से सुबह की ट्रेन थी, आई थिंक 5 बजे की, और हमें 1 या 2 बजे दिवाली के दिन अयोध्या पहुंचेगी। तो इतना हमने पहले डिसाइड कर लिया। फिर डिसाइड किया कि अयोध्या से कहाँ जाए, तो अयोध्या से जाएंगे हम प्रयागराज, ऐसा हमने डिसाइड किया था। अयोध्या से प्रयागराज की भी हमें ट्रेन मिल गई 5 नवंबर को। तो 5 नवंबर को प्रयागराज पहुँचे इन ट्रेन, और प्रयागराज से फिर मथुरा, वृंदावन, गोकुल का प्लान बना। अगर आप, मैं जो भी जगह पे गया, अगर आप इंडिया के, भारत के मैप पर देखेंगे, नक्शे पर देखेंगे, तो बहुत अलग अलग जगह है कि वाराणसी यहाँ है, फिर मथुरा यहाँ है, प्रयागराज यहाँ है, सब कनेक्टिविटी बहुत अलग अलग विस्तार में है कि वाराणसी यहाँ हो गया, गया यहाँ है, उस तरह से था। अगर देखा जाए तो मैप इस तरह से, रूट इस तरह से नहीं ले सकते, पर मेरे दिमाग में यही था कि कनेक्टिविटी अगर मिल जाती है तो 5 घंटे यहाँ जाओ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और रात की जर्नी है तो रात को जाए उठे तो दूसरी जगह पे है। तो इस तरह से मैंने डिसाइड किया। फिर वाराणसी, गया से अयोध्या, और अयोध्या से प्रयागराज, इतना हुआ। फिर प्रयागराज से मथुरा, तो प्रयागराज से मथुरा के लिए भी हमने बस बुक की। रेलवे बहुत लिमिटेड थी टाइम पर, और बस का क्या होता था कि आपको कहीं पे भी जाना है तो आपको रात की ट्रैवलिंग की बस मिल ही जाती है। तो बस का हमने रेड बस से सब जो बुकिंग था बस का, वो रेड बस से किया। वो लोग मुझे कुछ प्रमोशन के लिए नहीं बोले हैं, पर वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आपको करना है तो आप रेड बस से आप कर सकते हैं। तो मथुरा इस तरह से हुआ। प्रयागराज से मथुरा की हमारी बस थी, और मथुरा सुबह 7 बजे पहुँचे। और फिर मथुरा से हमने सोचा कि मथुरा भी गए हैं और ऋषिकेश भी चले जाते हैं, क्योंकि सब इस तरह से ही है कि मथुरा इस तरफ, ऋषिकेश इस तरफ, तो 1 नाइट जर्नी में आप पहुंच सकते हैं। तो मथुरा से भी ऋषिकेश की भी बस हमने बुक की रेड बस से। अभी पहले प्लान ऐसा था कि ऋषिकेश से वापस देहरादून की फ़्लाइट लेकर वापस मुंबई आ जाएंगे, पर उस समय भी आई थिंक मैं 8वीं तारीख को ऋषिकेश में था, और उस समय भी 9-10 तारीख के आसपास भी फ़्लाइट के भाव वगैरह इतना ही था, 10-12 हज़ार, 15 हज़ार। दिल्ली से भी आ सकता था, ऐसा कुछ नहीं था। और फ्लाइट का, ट्रेन से तो आने का कोई मतलब रहता नहीं, 1-2 दिन उसमें लग जाते हैं। तो फिर हमने सोचा कि ऋषिकेश गए हैं, और बद्रीनाथ हमने सुना था कि 20 नवंबर तक खुला है। तो फिर सोचा, दिल से आवाज़ आई कि खुला है और हिमालय में भी जाना है। और वहाँ से, ऋषिकेश से ऊपर का क्या है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्ट आपको मिलता है, वो आपको एक अपना सा लगता है। हिमाचल प्रदेश में भी हिमालय है, ऐसा नहीं। मैं एक बार बहुत छोटा सा तब गया था, पर वहाँ पे वो कनेक्ट नहीं मिल पाता, यहाँ पे मिलता है उत्तराखंड में। ये मेरी बात है, मैं अपना शेयर कर रहा हूँ। तो बद्रीनाथ फिर जाने का मैंने निश्चय किया कि 8वीं तारीख को ऋषिकेश,
फिर 9 को ऋषिकेश से हरिद्वार ऋषिकेश से सुबह एक बस चलती है, मतलब बहुत सारी बस चलती है, पर सुबह 4 बजे से जो बस बद्रीनाथ जाती है वो हमने बुक की ऋषिकेश से बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ हम पहुंच गए। तो 9 को बद्रीनाथ पहुंचेंगे, 10वीं को रहेंगे और 11 को वापस रिटर्न आएंगे, इस तरह से हमने प्लान किया। तो 9, 10, 11 ये 3 दिन ऋषिकेश और बद्रीनाथ, और रिटर्न में आए हम हरिद्वार। तो 11 को रात को हम हरिद्वार पहुँचे, और हरिद्वार से ये बस में ही बद्रीनाथ से हरिद्वार की सब बस का बुकिंग हो गया था। और फिर हरिद्वार में रहे तारीख 12 को, और 12 से देहरादून से फ़्लाइट का पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसलिए हमने निश्चय किया कि दिल्ली से जाएंगे। तो हरिद्वार से सुबह की ट्रेन बुक की 6-7 बजे की थी, और हज़रत निज़ामुद्दीन पहुँचे 12 बजे के आसपास, और शाम को दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट। तो ये हमने इस तरह से पूरा हमारा प्लान करते गए। मतलब मैं एक ही दिन बैठा था, एक दिन 2-3 घंटे बैठा, सब IRCTC, रेड बस और फ़्लाइट, ये तीनों का मोबाइल में साथ में देखते गए, और पूरा इस तरह से मैंने प्लान कर दिया। मतलब 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक का पूरा मैंने प्लान किया कि इस तरह से मैं पूरा करूँगा। तो ये बात हो गई ट्रैवलिंग की। तो ट्रैवलिंग की बात हो गई। अभी दूसरी बात है कि रहने करने की व्यवस्था किस तरह से हुई, और क्योंकि सब नई जगह पे थी तो किस तरह से करना चाहिए और मैंने किस तरह से किया और आप किस तरह से कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला, अभी तो गूगल पर सब अवेलेबल है, तो मैंने वाराणसी जाना था, मुझे वाराणसी 3 दिन रहना था। तो सबसे पहला जो हमने बुक किया वो काशी में किया, काशी गायत्री आश्रम। और वहाँ पे अमित भाई से हमने बात कर ली पहले कि हम इस तरह से आने वाले हैं, और हमने हमारा आगे का भी प्लान कहा कि मैं गया जा रहा हूँ, अयोध्या जा रहा हूँ, सब जगह पे जा रहा हूँ, अगर आपको कोई वहाँ पे पहचानता है जहाँ पे रहने की व्यवस्था हो सकती है तो हमें बताए। तो उन्होंने अयोध्या में दिया, और अयोध्या में भी हमने बात करके रखी थी। अभी मेरे लिए सबसे एक बेनिफिट क्या था कि मैं अकेला ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे लिए कहाँ रुकना वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि पूरे दिन तो घूमना ही है, रात को शांति से रहने का मिलना चाहिए, और मैं सिंगल बेड भी मुझे चल सकता था। तो मेरा बजट इस तरह से कि दिन का 500 से 1000 में कमरा मिलना चाहिए। तो इस तरह से मैंने सब किया था। तो ये हुआ अयोध्या और काशी 2 का हो गया था। फिर मैं वाराणसी पहुंचा, तब उन्होंने मुझे गया में भी जहाँ पे रुका था वहाँ का भी नंबर दिया, तो ये 3 सॉर्टेड हो गया। फिर गया से जाने वाले थे हम प्रयागराज। तो प्रयागराज में तो जैसे ही स्टेशन पर उतरे तब वो जो टैक्सी वगैरह वाले होते हैं वो ही एक होटल पर ले गए, आई थिंक गंगा विलास और समथिंग था, वो ठीक था, सब ठीक था। फिर मथुरा में भी हमने बुक नहीं किया था, प्रयागराज हमने गया तक का ही प्री बुक किया था, मतलब पहले से बता दिया था। बाद में डिसाइड किया कि मिल जा रहा है और मिल सकता है तो फिर वहाँ जाके कर सकते हैं हम, मतलब देख कर रख रहे थे कि यहाँ पे ये है, ये है, ये है। मथुरा में भी वहाँ पे लड्डू गोपाल कृष्ण जन्म के सामने ही मिल गए, और ऋषिकेश में भी उस तरह से जाते वक्त बात कर ली थी, तो वहाँ पे भी गंगा पैलेस समथिंग कुछ होटल थी, वहाँ पे हो गया। और बद्रीनाथ में हम पिछले साल गए थे, तो वहाँ पे गीता मंदिर में रुके थे, तो वो दिमाग में था। यूथ हॉस्टल भी है, तो उनसे भी बात करके रखी थी, पर वहाँ पे गीता मंदिर में ही 2-3 दिन रुके। और हरिद्वार में भी आके ही जहाँ पे मिला होटल साहनी करके समथिंग थी, तो वहाँ पे हम रुके। एक दिन का 500 से 1000 में पूरी सब जगह पे रहने का प्रबंध हमने किया। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत हाई फाई था एक जन के लिए, और अकेले रह रहे हैं तो आपको अच्छा मिल सकता है, पर अगर आप फैमिली के साथ प्लान कर रहे हो तो थोड़ा आपको अच्छी तरह से होटल्स वगैरह देखने पड़ते, तो उसका आपका एक्सपेंस एक दिन का वो बढ़ जाता है। कि अगर मैंने 500 से 1000 में मुझे मिल रहा है एक जन का, तो वो आपको 1500-2000 तक का हो ही जाएगा, आप कुछ भी करो ना करो। तो ये दूसरी बात हुई एक्सपेंस वगैरह की, कि पहली बात हुई ट्रैवलिंग, फिर दूसरा कहाँ रहना, स्टे, और तीसरी बात ये एक्सपेंस की भी मैं कर रहा हूँ। ये मेरा पूरी जो 2 हफ्ते की जो पूरी ट्रिप थी उसका मैं अभी कर रहा था, तो मेरा पूरा एक्सपेंस के साथ अगर देखा जाए तो आई थिंक 35 to 40 में मैं सब घूम के आया। फ़्लाइट, ट्रेन, बस, ये रहना वगैरह सब 35 से 40 हज़ार में सब
करके आया। तो ये ऐसी बहुत इकोनॉमिकल है कि बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं और इतनी जगह पे घूम के भी आया। और ऐसा भी नहीं है कि मैं धर्मशाला वगैरह में रुका, अच्छी जगह पे सब जगह पे ठहरा। तो आप भी इस तरह से प्लान कर सकते हैं। अब अभी आगे की बात, इन सिटी ट्रैवलिंग की बात। दो मार्ग आपके पास होते हैं, कहीं पे भी आप ट्रैवल करो। अगर मैं काशी गया, बोधि गया, सारनाथ गया, सारनाथ वगैरह सब जगह पे गया, तो दो ऑप्शन आपके पास रहते हैं कि आप कहीं ना कहीं पे एक जगह पे जाओ, फिर वहाँ से दूसरी रिक्शा करो, फिर दूसरी रिक्शा करो। पर मैंने ये सोचा था कि कोई एक ही आदमी अगर मिल जाए आपको और पूरे दिन वो आपके साथ में रहे, तो वो आपका वो टेंशन निकल जाएगा यार कि उसमें आपका ध्यान क्या, हाँ से मुझे यहाँ पे जाना है, कैसे जाएंगे, कौन लेकर जाएगा। तो मैंने वाराणसी तो मैं मुझे काशी गायत्री आश्रम में मुझे मेरे मिश्रा जी मिल गए थे, सत्यम भाई। तो वो मुझे एक दिन तो वो उनके साथ मुझे पूरा भाई की तरह पूरा घुमाया उन्होंने, गौदलिया सब घाट वगैरह। फिर दूसरे दिन हम BHU में गए। तो BHU बहुत मतलब वो ऐसे ही गए कि पहले BHU गए, फिर वहाँ से दूसरी जगह पे गए, इस तरह से गए। फिर तीसरे दिन सारनाथ जो था, तो सारनाथ वाराणसी से आई थिंक 10-12 किलोमीटर दूर है और 1 घंटे की दूरी पर है। और सारनाथ में भी अलग अलग जगह पर सब चीज़ें हैं। अशोक शिलालेख की इस तरफ हो गया, महाबोधिपुरम, मतलब अलग अलग जगह पे सब मंदिर वगैरह है। तो उस दिन तीसरे दिन हमने ये किया कि कोई एक भाई को ही हमने पूरे दिन का के लिए रख लिया और आई थिंक 1000 के आसपास उनको पे किया। और बहुत सारे सारनाथ, फिर रामनगर फोर्ट, जो भी हमारा बाकी था वाराणसी में, वो शाम तक हमने घूम लिया और शाम की हमारी ट्रेन थी। तो ये अच्छा रहता है आपके लिए कि अगर एक ही आदमी को आप कर लो, और पैसे तो वहाँ पे भी जाना है पर यहाँ पे कंफर्ट थोड़ा हो जाएगा कि भाई, और आपके साथ साथ रहेगा, आपको जहाँ पे जितनी देर रुकना है वो रुक सकते हैं। तो इस तरह से हम सारनाथ में घूमे, गया में भी इस तरह से घूमे, फिर गया बोधि गया इस तरह से घूमे। फिर अयोध्या में था नहीं, अयोध्या में सब नज़दीक नज़दीक ही है, तो अयोध्या में कुछ था नहीं। मथुरा वृंदावन में भी इस तरह से घूमे, ऋषिकेश में तो था नहीं। बस मतलब जहाँ पे भी हो सका हम इस तरह से घूमें कि ज़्यादा उसमें दिक्कत ना हो कि यार यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, एक ही हो। तो इस तरह से हमने पूरा हमारा एक्सपेंस आपको बताया, फिर रहने करने का बताया और ट्रैवलिंग का पूरा बताया। तो आप भी अगर अकेले हैं तो आपका भी 35-40 तक आराम से हो जाएगा। मैं अपना खर्चे भी ऐड करके बता रहा हूँ कि मैंने ये लिया, वो लिया, ये सब बात है। पर आई थिंक मैं वो निकाल दूँ तो आई थिंक 25 से 30 में वो हो जाएगा, रहने का, ट्रैवलिंग, इन फ्लाइट, ट्रेन वगैरह सब। और दूसरी बात ऐसी थी कि गया, वाराणसी से गया की बस जो थी वो हमारी अगले दिन कैंसिल हो गई थी, मतलब जो भी इश्यू होगा टेक्निकल। तो वो हमें उसकी ट्रेन भी मिल गई सदनसीब से, वाराणसी से गया की रात की 2 सीटर। पर ये सब भी हमें मिल गई। तो ये बात हुई कि आप किस तरह से अपना पूरा ट्रिप जो है वो प्लान कर सकते हैं यूपी के पूरे रीजन में। हमें आगरा भी जाना था पर आगरा मैंने सोचा कि वो स्किप करते हैं। मथुरा वृंदावन के लिए आपको 2 दिन का प्लान कर सकते हैं कि उसमें बहुत सारा घूमना है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, गोवर्धन, सब बहुत सारा है। पर हमने एक दिन में मेन जगह पे हम सब घूम के आए। तो ये वीडियो मैंने आपको इसीलिए बनाया कि ये आप इस तरह से कुछ दिमाग में रख के प्लान कर सकते हैं। मैं दूसरा भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि माई टेक अवे विद दिस ट्रिप। मैंने क्या सोचा समझा, क्या ऑब्ज़र्व किया, मेरे विचार में उसमें दूंगा। 4 धाम यात्रा के पर भी इस तरह से वीडियो बनाना, ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। पर 4 धाम के लिए डिटेल में इस तरह से ही वीडियो बनाऊंगा। पर वो मेरे 4 धाम ब्लॉग्स में आपको, अगर आप फॉलो करोगे, देखोगे, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। पर आप इस तरह से एक वीडियो बनाऊंगा तो सीधा वो आप सुन के इस तरह से कर सकते हो। तो मैं उस 4 धाम का भी बनाऊंगा। बाकी आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, और जितना भी हो सके जब भी टाइम मिले तब ऐसी चीज़ पर जो भारत की संस्कृति को दर्शाती है वो जाके आइए। जितना जल्दी जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा।
जितनी कम उम्र में जाएंगे, मतलब अगर आप 50 के हो गए तो आज ही जाइए, 60 के हो गए तो आज ही जाइए, 25 के हो गए तो भी आज ही जाइए, और ये सब चीज़ें देख कर आए कि क्या है, ये सब चीज़ें हमारी इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है, इतना महत्व क्यों दिया है। तो वो वहाँ जाके ही वो वाइब्स हमें पता चल सकता है कि यार हाँ, ये बात है, ये बात। तो मिलते हैं, मैं दूसरा वीडियो भी अपलोड करूँगा। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं। जय हिंद।